साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं मजदूरों की स्थिति पर। इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार आप देख रहे हैं, हालांकि होना तो यह चाहिए था कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन किया तो 4-5 दिन का या हो सकता है हफ्ते भर का समय उन्हें दिया जाता, पूरे देश को लोगों को दिया जाता कि जो कहीं भी हैं, इधर उधर हैं, जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, उन्हें बाकायदा समय दिया जाता, हफ्ते भर का समय दिया जा सकता था कि भाई हम जैसे हांगकांग में किया गया, हफ्ते भर का समय दिया गया, तो दिया जा सकता था कि भाई हम उस तारीख को ये लॉकडाउन करने जा रहे हैं और इस लॉकडाउन में पूरा देश बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो जहां है वहीं रहेगा, किसी भी तरह का कोई मार्केट नहीं खुलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कोई बसें नहीं चलेंगी, कोई ट्रक नहीं चलेगा, कोई रेलवे नहीं चलेगा, सारा ट्रैफिक सारा पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतानी चाहिए थी लॉकडाउन से पहले, और कम से कम 1 हफ्ते का समय देना चाहिए था। लेकिन 1 हफ्ते का समय क्या, उन्होंने तो 2 दिन का समय भी नहीं दिया, 1 दिन का समय भी नहीं दिया, मात्र 4 घंटे, और 4 घंटे के भी क्या, 3.5 घंटे। 8 बजे श्रीमान जी आते हैं और 8:30 बजे लॉकडाउन करके कि 12 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा करके चले जाते हैं। तो समय कहां मिला, किसी को कोई समय नहीं मिला, और कह दिया गया कि जो जहां है वहीं रहेगा, और सब पूरा बंद कर दिया गया। यह है कि जो जहां था वो वहीं फंस गया। जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, इधर उधर रहने वाले लोग थे, जो बड़े आराम से अगर उन्हें 4-6 दिन का, हफ्ते भर का समय दिया जाता, वो अपने घर पर पहुंच सकते थे। और आज जो उनकी हालत है कि जो भूखे प्यासे वो मर रहे हैं, कम से कम इस भूख प्यास से वो न मरते, इससे वो बच जाते। और सरकार भी जो दावा कर रही है, झूठ बोल रही है लगातार सरकार कि हमने इतना पैसा दे दिया, हमने इतने खातों में पहुंचा दिया, जनधन खातों में पहुंचा दिया, किसानों के खातों में पहुंचा दिया, किसान सम्मान निधि हमने मनरेगा के खातों में पहुंचा दिया, हम इतने लोगों को खाना दे रहे हैं, हम राशन बांट रहे हैं, हम पका हुआ भोजन दे रहे हैं। सारी की सारी झूठ के अलावा कुछ नहीं है। वो झूठ भी सरकार को बोलना नहीं पड़ता। अरे लोग अपने आप पहुंच जाते, चाहे रूखी सूखी कैसी भी खाते, नमकीन खाते, या बिल्कुल जो भी था वैसी खाते, लेकिन कम से कम वो अपने घर पे तो होते, भूखे तो कम से कम नहीं मरते, और मरते भी तो सरकार को शायद दोष नहीं देते, स्थिति ये रहती। लेकिन इस सरकार ने इतना बुरा हाल किया, बिना सोचे समझे। न जाने कौन से मूर्ख इस सरकार सलाहकार लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को, और लॉकडाउन किस लिए किया गया आप जानते हैं, सारे के सारे लॉक किया गया जिससे कोरोना की बीमारी वहीं की वहीं रुक जाए, कि कम, उसके लिए कहते हैं कि 14 दिन का जो है क्वारंटाइन की, जो है बीमार जहां पे है निकलेगा नहीं, तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा 14 दिन में। कई लोग कहते हैं कि 21 दिन में खत्म हो जाएगा, और आज आप देख रहे हैं कि आज 10 तारीख है, 7 यानी 47 दिन हो गए। इन 47 दिन में तो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म होने की बजाय आप लगातार देख रहे हैं, जब 500 ही केवल हमारे यहां पर इसके कोरोना के संक्रमित मामले थे, उस समय 24 तारीख को लॉकडाउन किया गया, और आज 63,000 से ज्यादा हो चुके हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपके लॉकडाउन का फायदा क्या है? और इसी लॉकडाउन को अपने आप इसी सरकार ने, या यूं कहे सभी सरकारों ने, क्योंकि पैसे की भूख है, पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा लेने के लिए, जो एक्साइज का पैसा उसे लेने के लिए इन्हीं सरकारों ने शराब की दुकानें खोल दी, और शराब की दुकानों पर जिस बुरी तरह से भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे कहें, आदमी के बीच में 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी क्या, 1 फीट की भी दूरी नहीं रही, और सट कर एक आदमी से आदमी खड़ा हुआ है, लगा हुआ है। पुलिस को लाठी बजानी पड़ रही है। यानी सरकार को अपने पैसे, अपने रेवेन्यू की इतनी चिंता है, अपना खर्च चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए कि भाड़ में गया उसका लॉकडाउन का जो उसका मोटो था, या प्रधानमंत्री जी का जो आदेश था लॉकडाउन का, भाड़ में गया। उस सारी चीज को सब खत्म कर दिया, सरकार ने ही खत्म कर दिया, अपने आप कर दिया इन सारी सरकारों ने। पैसे की इतनी भूखी, और दिल्ली में तो हाल बुरा ये हुआ कि केजरीवाल ने सरकार जो शराब है उस पर 70% टैक्स लगा, महंगी कर दी, 70% महंगी कर दी। यह हालत है। इस लॉकडाउन में जो पहला लॉकडाउन खत्म हुआ 21 दिन का, उसके बाद 19 दिन का बढ़ाया गया। पहले लॉकडाउन के बाद ही लोग समझ रहे थे कि शायद खुलेगा और वो लोग अपने घर को जाएंगे, और उस बीच में ही, पहले लॉकडाउन से पहले ही
जो अफवाह उड़ी है, जो भी हल्ला मचाया गया, उत्तर प्रदेश की तरफ हजारों बसों के जाने की बात कही गई कि तो लाखों लोग सड़क पर आ गए। और उसके बाद दूसरे लॉकडाउन के बाद जिस तरह से मजदूर सड़क पर आए और उसके बाद से लगातार मजदूर चल रहे हैं, उसके लिए अब जाके सरकार ने रेल की व्यवस्था की बात कही। और रेल की व्यवस्था के लिए भी बेशर्मी सरकार की देखें कि मजदूरों से ही पैसा लिया जा रहा है। गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, उसी गुजरात में न केवल मुख्यमंत्री रूपानी बल्कि जो वहां के एक अश्वनी कुमार, वहां के जो आईएएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि मजदूरों को रेल का किराया अपने आप देना पड़ेगा, अपने आप वहन करना पड़ेगा। तो उस हालत में मजदूरों को भेजा जा रहा, कहां जा रहा है पीएम केयर फंड का पैसा। तो मजदूरों को भेजने की बात कही कि उस सब के बावजूद भी कहां हैं ट्रेनें, कहां से चल रही हैं ट्रेनें, कहां को जा रही हैं ट्रेनें। क्या सरकार ने, किसी सरकार ने, स्टेट सरकार ने भी बताया कितने मजदूर आ गए। इन मजदूरों को तो जो पैदल जा रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को गोदी में उठाकर, अपनी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं जो हजारों किलोमीटर तक पैदल चल रही हैं, उन सबको सड़क पर चल रहे हैं। तो पुलिस, जो कि पुलिस का बेरहम चेहरा हमेशा से लोगों के सामने आता रहा है, इसमें पता नहीं दया भाव की क्यों कमी है, क्या बात है, मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है, लेकिन शायद इनकी संवेदना पूरी तरह से मर चुकी है। लोग कहते हैं कि 2400 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, इसके ये परेशानी नहीं है। अगर ड्यूटी नहीं कर सकते नौकरी से इस्तीफा देकर बाहर जाएं, क्या जरूरत है नौकरी करने की। किन नेताओं के इशारे पर तुम पब्लिक को पीट रहे हो, किसे रोक रहे हो आप? उस पब्लिक को जो बेचारी भूखी है, प्यासी है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो पैसा ना होने की वजह से किराए का मकान छोड़कर वहां से अपने गांव के लिए जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, जिनके पास बस का, रेल का किराया नहीं है, जिनके लिए बसें रेलवे चलाई नहीं जा रही हैं, उन सब के लिए उन्हें सड़क पर चलते हुए को पीट रहे हो, उन गरीब मजदूरों को पीट रहे हो। और वो अगर रेलवे ट्रैक पर, जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो रेलवे ट्रैक के माध्यम से जा रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा हादसा होता है कि सोते हुए 16 मजदूर कट गए। और अब उसके बाद ये स्थिति है कि उन्हें रेलवे ट्रैक पर भी नहीं चलने दिया जा रहा, पुलिस वहां भी उन्हें पीट रही है। अरे बेरहम पुलिस के लोगों, क्या इसी बात की शपथ लेते हो जिस समय तुम संविधान की शपथ लेते हो, पुलिस की जो शपथ लेते हो, उसमें किस बात की शपथ लेते हो? क्या निर्दोष बेगुनाह मजबूर लोगों को पीटने की शपथ लेते हो, ना मारने की शपथ लेते हो? यह देश के संविधान को बचाने की और देश के कानून और संविधान के तहत काम करने की शपथ लेते हो। उनके पास रास्ता ही क्या बचा? सड़क तुमने बंद कर दी, सड़क पर तुम पीट रहे हो, तो रेलवे ट्रैक से नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? उन मजदूरों की स्थिति। और इस हालत में मैं अब एक बात मेरे उन साथियों से कहना चाहूंगा, साथियों, ये मजदूर कौन है? ये गरीब, शोषित, पीड़ित, दुखी, दलित, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के ये लोग हैं और कोई नहीं है। और मैं समझता हूं ये जितने भी लोग हैं, आज इन्हें हिंदू कहने वाले, इन्हें हिंदू मानने वाले, जो 100 करोड़ हिंदुओं में इनकी गिनती करते हैं, जो 130 करोड़ हिंदुओं में, वो मोहन भागवत है नहीं जो आरएसएस प्रमुख है, उसने कहा ना देश में 130 करोड़ हिंदू हैं, तो उस मोहन भागवत से पूछो अभी ये हिंदू कहां गए? ये हिंदू नहीं दिखाई दे रहे? ये हिंदू नहीं तुझे मरते हुए नजर आ रहे? देखा नहीं लखनऊ में वो एक परिवार, एक व्यक्ति अपनी पत्नी को और दोनों बेटियों को लेकर साइकिल पे गया और एक्सीडेंट हो गया, दोनों पति पत्नी वहीं मर गए। और अभी खबर आई है हरियाणा से कि एक व्यक्ति जो है, उसने जब अपने जो गांव के प्रधान के माध्यम से रणवीर कश्यप करके, रविंद्र कश्यप करके है एक व्यक्ति, हरियाणा में रहता है, उसने उनसे कहा कि भाई मुझे हमें यहां से निकाल लो, चाहे जैसे भी किसी तरह से व्यवस्था करो, सरकार से भी बात करें, लेकिन नहीं निकाला गया। और आखिर में उसने अपनी पत्नी का गला काट लिया, अपना भी गला काट लिया, पत्नी मर गई, लेकिन वो कैसे बच गया। और अब उस पर मर्डर का केस चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। ये उसकी स्थिति है। ऐसे ही एक मां ने अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को जो है फांसी लगा के मर गई और बाद में खुद भी फांसी लगा दी, उनको मार दिया और फिर खुद भी मर गई। ये स्थिति गरीब मजदूरों की लगातार सामने आ रही है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? अब इस स्थिति में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बहुत जरूरी बात है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। और विशेषकर मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो बहुजन समाज के लोग हैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम हिंदू तो नहीं हो, क्योंकि अगर तुम हिंदू होते तो सरकार तुम्हारी व्यवस्था करती। ये तुम्हारे नाम पर या तुम्हारे लिए मंदिर बनाने वाले, राम मंदिर बनाने वाले, तुम्हें हिंदुओं का, जो हिंदुओं में गिनने वाले, ये सारे के सारे कहां मर गए? अब
कहां हैं ये सारे के सारे जिन्हें तुम्हारी पीड़ा नहीं दिखा देती, जिन्हें तुम्हारा दुख दर्द दिखाई नहीं देता, जिन्हें तुम्हारे पैरों के छाले नहीं दिखाई देते, जिन्हें तुम्हारी पेट की भूख नहीं दिखाई देती, तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई देती, जिन्हें तुम्हारी रेलवे ट्रैक पर और सड़क पर एक्सीडेंट में जो खत्म होगी लाशें दिखाई नहीं देती, जिन्हें तुम्हारी आत्महत्या दिखाई नहीं देती, कहां मर गए सारे के सारे वो हिंदू जो तुम्हें हिंदू मानते थे? तो तुम हिंदू नहीं हो, ये तो तुम्हें समझ ही लेना चाहिए। मैं बार बार पहले से ही ये सारी बातें लगातार कहता रहा हूं कि तुम हिंदू नहीं हो। तुम्हें हिंदू होने का जो वहम है, ये वहम निकालो। तुम जो हो उसे समझो और वही बनने का प्रयास करो। और मैं जो अब बात कहना चाह रहा हूं वो बहुजन समाज के उन लोगों से जो समर्थ हैं, जो सक्षम हैं, जो लोग कुछ कर सकते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि इस समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और अब उनसे कहना चाहता हूं, मेरे जो रेलवे की जो SC/ST एसोसिएशन है, जिसने 70 करोड़ रुपए PM केयर फंड में दिए हैं, कहीं नजर आ रहा है कि आपके जो दिए गए वो 70 करोड़ रुपए हैं, उनका कोई अंश रेलवे के माध्यम से, तुम तो रेलवे से ही हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने देखा है कि तुम्हारी रेलवे के माध्यम से उन मजदूरों को ले जाने की कोई व्यवस्था की गई है? तो तुम्हें मन में सवाल नहीं आता तुम्हारे कि तुम्हारे उन 70 करोड़ रुपयों का क्या हुआ? काहे के लिए तुमने PM केयर फंड में दिए? अरे अगर उन पैसों को, जो 70 करोड़ रुपए आपने अपनी 3.5 लाख SC/ST के जो कर्मचारी हैं रेलवे के, उन्होंने अपनी एक दिन की जो तनख्वाह दी, उस सबको अगर उसमें ना करके हम लोग उसका सही तरीके से सदुपयोग करते, कोई और फंड बनाते, उसमें हम लोग जमा करते और सीधे सीधे मजदूरों को मदद देते, उनके लिए राशन पहुंचाते, उनके लिए खाना पहुंचवाते, उनके लिए बसों की व्यवस्था करते, रेलवे का किराया जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा करी मजदूरों के लिए रेलवे के किराया देने की, हम भी उसमें शामिल होते, हम लोग भी उसका जो है किराया देने की बात करते, तो हमारे मजदूर भाई बहन, हमारे ये बच्चे अपने घर नहीं पहुंच गए होते, निश्चित रूप से पहुंच गए होते। तो सोचो आप कि क्या किया। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब अब जो स्थिति है लॉकडाउन की, मैं नहीं उस विषय में कुछ कह सकता हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि ये लॉकडाउन 17 तारीख के बाद में निश्चित रूप से और कम से कम 2 हफ्ते के लिए और बढ़ेगा, और सरकार ही इसकी धज्जियां उड़ा रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इन 47 दिनों में 3000 से ज्यादा नियम बनाए हैं, नियम बदले हैं। कभी ये नियम, कभी वो नियम, कभी इसको तोड़, कभी इसको तोड़, कभी ये बना, कभी ग्रीन जोन, कभी ऑरेंज जोन, कभी रेड जोन। ये जोन पहले नहीं थे लेकिन अब बाद में बनाए गए। आगे क्या क्या बनेंगे हमें पता नहीं है, कितने टेस्ट हो रहे हैं हमें पता नहीं है, और इन टेस्ट में जिस तरह से धीरे धीरे लगातार स्थिति बढ़ती चली जा रही है। और अभी आपने देखा होगा रणदीप गुलेरिया जो हैं, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो कोरोना का पीक है वो जून जुलाई में आने वाला है। जून जुलाई में वो पीक आने वाला है, और जून जुलाई में अगर पीक आने वाला है और जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, आप स्थिति लगा सकते हैं कि कितनी भयानक होने वाली है। या तो लॉकडाउन बढ़ेगा या बढ़ा नहीं खुलेगा तो लोगों को मरने के लिए अपनी स्थिति पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ना तो डॉक्टरों के लिए, ना मेडिकल स्टाफ के लिए, ना नर्सिस के लिए, ना सफाई कर्मचारियों के लिए, ना पुलिस के लिए, ना और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, किसी के लिए भी इस सरकार के पास PPE किट नहीं है, न दे पा रही है। और टेस्टिंग का क्या हाल है आप सबको मालूम है। इन स्थिति में मेरा आपसे कहना है साथियों, बहुत ही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, PM केयर फंड में 1 पैसा दिए बिना ही, कोई पैसा उसमें देने की जरूरत नहीं है, हम सबको मिलके एक मजदूर केयर फंड बनाना चाहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुले उसके बाद में हम सबको इसके लिए एक ट्रस्ट बनानी चाहिए, और ट्रस्ट बना के 1 पैसा, एक जो फंड है ये हमें बनाना चाहिए, और इसको बना के हमें सीधे सीधे, बजाय किसी सरकार के, भाड़ में गई सारी सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि राज्य सरकारों की क्या हाल है। आपने देखा कर्नाटक की राज्य सरकार, जो बिल्डर लॉबी है, उस बिल्डर लॉबी के दबाव में आके रेलवे, उन्होंने रेल जो वहां से चल रही थी उनको कैंसिल किया, और जब सोशल मीडिया में हल्ला मचा, प्रेशर पड़ा, तो तब उन्होंने उसको खोला। और इसके बाद में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, इन्होंने जो श्रम कानून है, सारे श्रम कानून, 4 श्रम कानून जिनका कोई मतलब भी नहीं है, उन बाकी सारे श्रम कानून को लगभग खत्म कर दिया। 3 साल के लिए उसे सस्पेंड कर दिया।
3 साल के लिए अब न तो कोई वहां पे जो यूनियन है वो कोई काम करेगी, न ही यूनियन या कोई भी जो वो है उस लेबर कोर्ट में जा सकेगा, और न ही अपनी जो वहां की परिस्थितियां हैं काम करने की, उनकी जो स्थिति है उसके विषय में कोई नहीं कर सकेगा। और 8 घंटे की जगह उन्हें 12 घंटे काम करने के लिए कह दिया गया। हफ्ते में 72 घंटे मजदूरों को काम करना पड़ेगा। उनकी क्या तनख्वाह होगी, क्या सैलरी उन्हें मिलेगी, वेतन क्या होगा, कुछ नहीं पता। इन जो मजदूर हैं उनको व्यापारियों और उद्योगपतियों के बेरहम हाथों में मरने के लिए, उनका खून चूसने के लिए छोड़ दिया गया है। यह हालत सरकारों की है। तो मजदूरों की आप समझ गए होंगे कि पहले भी सरकारें मजदूरों के लिए नहीं थी, पहले भी उद्योगपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए थी, और अब तो ये बिल्कुल साफ ही जाहिर हो गया है। तो ये सारी सरकारें उद्योगपतियों के लिए हैं, ये सारी सरकारें बिजनेसमैन के लिए हैं, पैसे वालों के लिए हैं। ये गरीबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए, मजदूरों के लिए, लाचारों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनके लिए नहीं है। तो साथियों, क्या हमें भी उनके लिए नहीं करना चाहिए? मैं मानता हूं हम लोगों को करना चाहिए। हमारे केवल 3.5 लाख तो हमारे रेलवे के कर्मचारी हैं। मैं मानता हूं टोटल बाकी जितने भी सारे कर्मचारी हैं, वो चाहे एससी के हों, एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे माइनॉरिटीज के हों, जितने भी हों, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं, जहां भी हैं, एक तो किसी को भी अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, टक्कर लेने की जरूरत है, और मजबूती के साथ अपना काम करने की जरूरत है। अपने आप को बचाते हुए, संभालते हुए काम करने की जरूरत है। आपकी जरूरत है समाज को, समाज के रक्षक हैं आप, समाज के लिए काम करना है आपको। तो उसके लिए अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को नौकरी में रखिए, वहां से भागने की जरूरत नहीं। अन्यथा तो हम इनको एक मौका दे देते हैं कि सीट खाली हुई और फिर उसमें ये अपने ही लोगों को भर देंगे। तो हमें ये जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है, हम सब थोड़ा थोड़ा करके भी, थोड़ा थोड़ा करके भी एक मजदूर केयर फंड अगर बनाएंगे तो बहुत पैसा इकट्ठा हो जाएगा, और हम लोग सीधे सीधे अपने जो मजदूर साथी हैं, हम उनको मदद कर सकेंगे। साथियों, उनको राशन पहुंचा सकेंगे, उनको खाना पहुंचा सकेंगे, उनको उनके घर पर पहुंचा सकेंगे, उनकी जो है रोजगार की, नौकरी की व्यवस्था कर सकेंगे। साथियों, हमें यह करना ही होगा। साथियों, कोई और आने वाला नहीं है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, कोई और आने वाला नहीं है, हम ही सबको करना है। ये हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हमारा समाज है, ये हमारे भारतवासी हैं, हमारे भारत के लोग हैं। ये किसी भी जाति धर्म के हों, पर भारत के लोग हैं, और सरकारें इनके लिए सुन नहीं रही हैं। सरकारों ने तो आंख पर पट्टी बांध ली है, कान में रुई ठूस ली है, और वो सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए और अपने लिए काम कर रहे हैं। तो एक हमें इस पे विचार कीजिए। जो भी सुझाव आपके हों, मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग जो भी और बेहतर सुझाव हो सकता है उस सुझाव को दें, और इस पे गंभीरता से सोचिए कि क्या हमें एक मजदूर केयर फंड बनाना चाहिए। और फिर एक बार अपील करूंगा कि पीएम केयर फंड में अभी तक जैसे मैंने बताया कि नहीं पता कितना पैसा है। पहले जो खबर आई थी कि पहले हफ्ते में लगभग 8,000 करोड़ के लगभग पैसा हो गया था, और अभी जो मैंने कल एक वीडियो देखा है, जो कांग्रेस की एक अलका लांबा है, जो वहां एमएलए का इलेक्शन भी लड़ी है, उनका एक वीडियो है। उनमें उनका कहना है कि पता नहीं सोर्सेस क्या है, कैसे नहीं, मैं नहीं जानता कि कितना सच है कितना गलत है, कि कहां यह जा रहा है कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपया पीएम केयर में फंड आ गया है। मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं जो उन्होंने कहा है उनके वीडियो से उन्हीं की बातों को मैं कोट कर रहा हूं। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है कि हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है, कैसे है। तो 15 लाख करोड़ रुपया कहां आ गया है, तो कहां से आया ये पैसा, किस काम आ रहा है ये पैसा? क्या इससे किट खरीदी जा रही हैं? क्या मेडिकल फैसिलिटी खरीदी जा रही हैं? क्या ये रिसर्च वर्क में काम हो रहा है, काम में आ रहा है? क्या रेलवे का तो आप किराया दे नहीं रहे, बसों का किराया तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को खाने के लिए तो आप दे नहीं रहे, मजदूरों को सीधा पैसा आप पहुंचा नहीं रहे। ये पैसा कहां से है, कहां किस काम में आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जांच होना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या दिक्कत है? उनका तो सीना जो है 56 इंच का है, वो तो बड़े मन की बात करते हैं। तो मन की बात करते हैं तो छुपा क्यों रहे हैं, मन में क्यों रख रहे हैं उस बात को? आने दीजिए ना बाहर, कि जो आपने पीएम केयर फंड बनाया है उसमें बताइए, आप हिम्मत करके बताइए, 56 इंच का सीना है आपका, आप बताइए कि वो पीएम केयर फंड में अब तक कितना पैसा आया है, कहां से आया है, किन किन लोगों ने दिया है, कितना कितना दिया है, और वो आप कहां इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तक किस जगह इस्तेमाल किया है,
किस किस राज्य को दिया गया है, क्योंकि राज्यों को तो आपने पैसा दिया नहीं है। राज्य जो आपसे सहयोग मांग रहे हैं वो तो पैसा आपने दिया नहीं है। राज्य जो आपसे जो चाहते हैं कि इस कोरोना की मुसीबत में आप उनको मदद करें, वो तो आप उनको पैकेज जो मांग रहे हैं वो तो आप दे नहीं रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने लगभग 34,000 करोड़ रुपया जो राज्यों का जीएसटी का पड़ा है आपने वही नहीं दिया। वही आप जो डकार के बैठे हैं, कम से कम वही दे दीजिए। जो स्थिति केंद्र सरकार ये कर रही है तो बताना पड़ेगा आपको, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर वही वाली स्थिति आएगी जिससे आप कहते हैं कि भाई चोर है कि चौकीदार चोर है, वो वाली स्थिति आएगी। लोग ये नारा लगाएंगे, कहेंगे ये लोग। और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप बताइए ना, सबको बताइए कि ये इतना पैसा आया, इन्होंने दिया, ये इतना अब तक आ चुका है, और ये पैसा यहां खर्च हुआ है या यहां खर्च किया जाएगा। दोनों स्थिति ये मैंने बता दी। और तीसरी स्थिति ये है साथियों कि लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम समाज के वो लोग जो मुखर होकर सच बयान कर रहे हैं, जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। दिल्ली में जो दिल्ली हिंसा हुई है, उस हिंसा में उन्हीं लोगों को मारा गया, मुस्लिम समाज के ही लोग अधिकतर उसमें मारे गए हैं, और मुस्लिम समाज के लोगों को ही लगातार टारगेट बनाकर उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के समय में भी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है लगातार। आपने देखा है जफरुल इस्लाम साहब जो दिल्ली स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है, उनको जमानत नहीं मिली है। और उन पे आरोप यह है कि उन्होंने एक फेसबुक पे अपने पे एक वो डाली है फेसबुक पोस्ट, और उसमें कहा है कि हिंदू समाज के जो लोग हैं, जो कुछ हिंदू हैं, वो ये समझ रहे थे कि जो बाहर के जो मुस्लिम या अरब जो देश हैं वो इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, और या फिर एक और उन्होंने बात कही कि जो भारत के जो मुस्लिम हैं वो विदेशी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं या अरब कंट्रीज हैं, उनसे जाके अगर बात कहेंगे कि इस तरह से अत्याचार मुस्लिमों के खिलाफ इस देश में भारत में हो रहा है तो इस देश में जलजला आ जाता। ये बात आपको उनकी अच्छी लगे ना लगे, उनकी बात बुरी हो सकती है, एक पल को अगर मान भी लिया जाए तो इसमें देशद्रोह की कहां बात है। देशद्रोह की धारा 124A पढ़ी है आपने? जो धारा 124A के जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़े हैं कि आपने? लेकिन नहीं, आप नहीं जानते, बस आपको अपने हिसाब से करना है, देशद्रोह का मुकदमे में बंद कर देना है। सफूरा जरगर जो एक लेडी हैं, जो CAA, NPR और NRC का जो आंदोलन उसको कोऑर्डिनेट कर रही थी, जामिया की स्टूडेंट हैं, 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। बीजेपी के बेशर्म IT सेल ने, जो निकम्मा गुलाम जो दलाल बन चुका है, इस IT सेल ने और बीजेपी के बेशर्म नेताओं ने उन पर कितने, उनके चरित्र पर कितने गंदे गंदे आरोप लगाए। ये काश इनके घर में मां बहन हैं, मुझे पता नहीं, अगर हैं तो अपनी मां बहन को जरा अपने ट्वीट वो दिखाएं, या इनकी माताएं बहनें एक बार जरा वो ट्वीट देखें जो इन्होंने किए हैं सफूरा जरगर जैसी एक नेक और अच्छी शेरदिल महिला के विषय में। और उसकी शादी हो चुकी है 2018 में, और उसकी शादी से ही वो प्रेग्नेंट है, जिस पर कपिल मिश्रा और जो ये हैं आपका संबित पात्रा, जिस तरह के लोगों ने इतना घटिया और गंदा जो है एक कमेंट किया। जो लोग हैं बेशर्म, जो माताओं की, बहनों की, औरतों की इज्जत करना नहीं जानते, ये उसी कोख को गाली देते हैं जिस कोख से ये खुद जन्मे हैं, उसी कोख को ये बेइज्जत करते हैं, उसी कोख को ये बदनाम करते हैं। ऐसे ये लोग हैं। हालांकि नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को यह सब दिखाई नहीं देता है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के पास ये खबर पहुंचती नहीं है? जब हर ट्विटर को, हर फेसबुक अकाउंट को, हर जो है जो व्हाट्सएप जो है सारी चीजें ग्रुप हैं, उन सबको वॉच किया जा रहा है, लगातार उनको देखा जा रहा है। क्या ये चीजें प्रधानमंत्री जी के सामने नहीं पहुंच रही हैं? और अगर पहुंच रही हैं तो क्यों आंखें क्यों मिच रखी हैं? क्या उन्हें कहना नहीं चाहिए कि किस तरह की बेशर्मी कर रहे हैं? जो UAE की जो राजकुमारी हैं उनके खिलाफ भी जिस तरह की बेशर्मी भरे इन्होंने अपमानजनक जो है ट्वीट किए हैं, क्या उन सबसे आंखें मूंद रखी हैं? तो ये जो सारी स्थिति है, ये जिस तरह से लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे हैं, मैं समझता हूं मुस्लिम समाज को भी और पूरे बहुजन समाज को इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, इन्हें याद रखना पड़ेगा, इन्हें भूलना नहीं है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है।
और संवैधानिक तरीके से सही समय पर हमें सही तरीके से इसका समुचित जवाब देना है। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, हम भगवान बुद्ध के पुजारी हैं, हम ईसा मसीह के पुजारी हैं, हम मोहम्मद साहब के पुजारी हैं, हम अहिंसा के पुजारी हैं। इसलिए अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें इस सब का विरोध करना पड़ेगा और सही समय पर सही जवाब देना पड़ेगा। मेरी सभी साथियों से, मेरे बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है साथियों, मेरी आपसे विनम्र विनती है साथियों, हम सबको समझना होगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाइए। और जो मैंने चीजें उठाई हैं, हमको इकट्ठा होना है। मैंने पहले भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा, खुल जाता है टाइम से, तो 7 जून को हम लोग मीटिंग करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता तो उसके बाद जरूर मीटिंग करेंगे और सारे संगठनों और पार्टियों को हम एक साथ लाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही जो मैंने आज एक बात रखी है, ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया सुझाव मेरी एक आंटी जी हैं, उन्होंने दिया, और उनके पति भी समाज के लिए बहुत सोचने वाले, बड़ी चिंता करने वाले, समाज के लिए काम करने वाले और उसके दुख दर्द से हमेशा जानने वाले, उसके दुख दर्द को दूर करने वाले मेरे एक ऐसे, मैं उन्हें गुरु भी कह सकता हूं, वो लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं दिल्ली में। उनकी जो मिसेज हैं, उनके माध्यम से सुझाव आया, मुझे सुझाव बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने आप सबके सामने रखा है कि क्या हमें जो एक मजदूर केयर फंड बनाना है साथियों, हमें इसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो सोचने से रही साथियों। और जो स्थिति लगातार आ रही है, ये स्थिति भविष्य में कभी ना आए, हम किसी तरह से हैंडीकैप ना हो, हम अपने भाइयों को, अपने मजदूरों को, माताओं बहनों को मदद पहुंचा सके, हमें यह सोचना पड़ेगा साथियों। तो पीएम केयर फंड के विषय में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और दूसरा, जो भी हमारे साथी हैं, वो साथी इस बात को सोचें कि चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, कोई भी हो, हम सारे के सारे मिलकर साथ आएं और पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संगठन बनाएं। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके सामने कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, बहुत जरूरी है साथियों। हमारे जो साथी हैं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के जो भी अधिकारी हैं, चाहे कितने भी बड़े लेवल पर हों, उन सबको लगातार सताया जाता, परेशान किया जाता, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनकी जो सीआर है वो जानबूझकर खराब की जाती है। मैं बहुत इन सारी चीजों को बड़े जड़ से जानता हूं साथियों, लेकिन उस सबके बावजूद भी हमारे समाज के लोग काम कर रहे हैं। मेरा आप सबके समाज के जितने भी साथी हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सबसे निवेदन है साथियों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जिसका कोई नहीं है उसके लिए अपने आप को, जो अपना आत्मविश्वास अपनी तरह मजबूत होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इतना मजबूत कीजिए कि आप इस गंदगी से मुकाबला कर सको और एक बिल्कुल सच होकर उससे निकल के आ सको और समाज के लिए कुछ कर सको। तो आपको करना है साथियों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और किसी भी हालत में कैसी परिस्थिति हो जाए, इस्तीफा देकर भागना नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे इस बहुजन समाज की, हमारे ही इस गाजियाबाद जिले के अंतर्गत, जो कुछ नोएडा में आता है, हमारा ये जो जिला है, कुछ बुलंदशहर में आता है, कुछ गाजियाबाद में आता है, इसमें हमारे जो गुजर समाज के जो हमारे साथी हैं, हालांकि गुजर समाज के साथी कुछ गलतफहमी में जीते हैं साथी, वो अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं, जबकि वो क्षत्रिय नहीं है। वो जानते हैं, बहुत साथी उनको जानते हैं, नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं कि आप क्षत्रिय नहीं हैं, आप शूद्र हैं, आप हमारे ही भाई हैं। तो जो मेरे ये सारे साथी हैं, गुजर समाज के साथी हैं, गुजर समाज के बहुत साथियों से, बहुत परिवारों से, बहुत लोगों से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। उसी गुजर समाज की हमारी एक बहन है रानी नागर, जो आईएएस रही हैं, हरियाणा कैडर की आईएएस रही हैं, अभी इस्तीफा देकर आई, चंडीगढ़ में पोस्टेड थी, और उन्होंने कुछ अधिकारियों, जनरल समाज के कुछ लोग थे, उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराई सीएमएम की कोर्ट में। उन्होंने जो एफआईआर के लिए प्रोसीड किया, कंप्लेंट डाली, और उनको बार बार धमकाया गया, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की गई, उनको मारने की धमकी दी गई। आखिर में वो वहां से, चंडीगढ़ से इस्तीफा देकर यहां आ गई। वो हमारे इसी यहाँ की हैं, गाजियाबाद क्षेत्र की, नाम है उनका रानी नागर। अब आप सोचिए, मैं रानी नागर से भी ये कहना चाहूंगा, आप सोचिए कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी मेहनत के बाद, कितनी पढ़ाई लिखाई के बाद आपने आईएएस का जॉब प्राप्त किया, और आप उसको सिर्फ इतनी सी बात से छोड़ के चली आई। क्या हम सारे के सारे लोग मर गए हैं? मैं मानता हूं दिक्कतें आती हैं, ये एक कोई ऐसी बात नहीं है,
खुद मेरे पिताजी के सामने बहुत बड़ी दिक्कतें आई, अन्यथा मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रिटायर हो गए होते। लेकिन मेरे पिताजी क्योंकि बहुजन समाज के, दलित समाज के व्यक्ति रहे और बहुत हैकड़, बहुत ईमानदार, बहुत काबिल थे, और ऐसा व्यक्ति उन्हें बर्दाश्त नहीं था, तो मेरे पिताजी को कंपलसरी रिटायर किया गया और 7 साल में हमारा मुकदमा तय किया गया। हालांकि मुकदमे में जीते, हम दिल्ली हाई कोर्ट से जीते, हम सुप्रीम कोर्ट से जीते, लेकिन सारा कैरियर खत्म कर दिया, अन्यथा मेरे पिताजी सुप्रीम कोर्ट के जज बनकर रिटायर होते। तो ये दिक्कतें सबके सामने आती हैं, कोई एक बात नहीं है, कोई आप नहीं है, लेकिन उससे डर के नहीं भागना। आपको इस्तीफा नहीं देना था। मेरी जो रानी नागर मेरी बहन है, आपको इस्तीफा नहीं देना था, आपको वहीं जमना था, आपको लड़ना था, संघर्ष करना था। देखते हैं कोई क्या करता है। हमें भी लगातार धमकियां आ रही हैं, हमें भी जो इनकी ट्रोल आर्मी है, जो इनका जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो इनके गुंडे लोग हैं, हमें भी लगातार मारने की धमकी दे रहे हैं। हम किसी बात से नहीं डरते, हम भी लगातार काम कर रहे हैं। सो हमें डरना नहीं है, काम करना है, डट के काम करना है। ये सारी स्थिति है, आपको आना नहीं चाहिए था, पर फिर भी अब जो भी स्थिति है, मैं चाहूंगा वो चाहे तो हमसे आकर मिल सकती हैं। ये मेरा फेसबुक अकाउंट, इस पे भी मिल सकती हैं, मेरा इस पे फोन नंबर पे पड़ा है, वहां भी मिल सकती हैं, वहां भी मेरे से बात कर सकती हैं। नहीं है तो मैं फोन नंबर बता देता हूं अपना, मेरे पे उससे भी मुझे बात कर सकती हैं। फोन नंबर चाहे आप लिख लें, कुछ और साथी भी चाहते हैं फोन नंबर। मेरा फोन नंबर है 8587979947। फिर से रिपीट करता हूं, 8587979947। आप मेरे से भी इस पे बात कर सकती हैं। पूरा समाज आपके साथ में है। मैं और की अगर नहीं कहता कि बहुत से लोग ऐसे हैं, हम आपके साथ में हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब छोड़ना नहीं था। अगर हो सकता है आप इस्तीफा वापस ले सकती हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो रानी बहन, मैं आपसे कहूंगा कि आप वापस लें। मैं समझता हूं गुर्जर समाज के लोग इतने मजबूत तो हैं ही, इतने ताकतवर तो हैं ही कि वो अपनी इस बहन की रक्षा कर सकेंगे, अपनी इस बहन के लिए खड़े हो सकेंगे, इसके हक के लिए खड़े हो सकेंगे। वैसे ही समाज में बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत कम लोग इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचते हैं, और ऐसे में एक हमारी बहन जो आईएएस की पोस्ट पर पहुंची है, वहां पर नौकरी कर रही है, वो इस्तीफा देकर जाएगी तो समाज को कितना बड़ा नुकसान है, कहां तक वो पहुंचती तरक्की लेके। इस तरह से नहीं करना है। हम आपके साथ में हैं। आप कुछ भी हो, कोई भी बात हो, जो भी हम आपसे मदद कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आपके साथ में है। तो ये मेरा आपसे कहना है, हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ खड़े होना है, और दुख सुख में इकट्ठा होकर लड़ना है। साथियों, हमें यह संगठन बनाना ही पड़ेगा। हमें मजदूर केयर फंड के विषय में सोचना ही पड़ेगा, एक ट्रस्ट बनाकर इसको करना ही पड़ेगा। अपने भाइयों के, अपनी बहनों के दुख दर्द को दूर करना पड़ेगा। आप देख ही चुके हैं साथियों, ये खून चूसने पड़ लगे हैं। ये मजदूरों की नहीं, गरीबों की नहीं, शोषित पीड़ितों की नहीं, ये तो अमीरों की, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की, व्यापारियों की, उनकी सरकार है। आज आपने बहुत सारे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, लगातार आपने शेयर भी किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एसके साहब, मैंने आपका नंबर देख लिया है, मैं इसे सेव कर लेता हूं। और भी जो साथी हैं, साथियों, हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे, आगे भी एक साथ बने रहेंगे, और जो बात होगी उस पर लगातार चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज और देखिए, मैं उसमें जो मुस्लिम समाज के साथियों की बात कर रहा था, मैंने उनकी बात करी, जो ऐसे जो उसके माइनॉरिटी सेल के, जो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन हैं, उनकी बात मैंने करी। एक सफूरा जरगर, उनकी बात की। आप देखिए, सफूरा जरगर के मामले में देखिए कि 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं, लेकिन उन्हें बेल नहीं दी गई है। हेल्थ ग्राउंड पर भी उनको बेल नहीं दी गई है। आप समझ रहे हैं मैं बार बार अदालतों पे क्वेश्चन मार्क क्यों करता हूं, अदालतों पे उंगलियां क्यों मैं लगातार जो उठा रहा हूं। ये स्थिति है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं कि अदालतों की भी बिल्कुल जो संवेदना है वो मर चुकी है, संवेदनाहीन हो चुके हैं। कहां गई वो सुप्रीम कोर्ट हमारी, जो ये कहती है बेल इज रूल, रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, यानी कि बेल देना, जमानत देना एक नियम है, और जमानत खारिज करना यह अपवाद है। कहां गया वो कानून को भूल गई जो कहता है कि जब तक साबित नहीं हो जाए हर व्यक्ति बेगुनाह है, हर मुलजिम जो बेगुनाह है। कहां गई वो अदालतें जो इस बात को सोचती हों, जो इस बात को, जिस पर हमारा कानून टिका हुआ है, जो ये कहता है कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो उन्हें सफूरा जरगर और ऐसे लोग दिखाई नहीं देते। इसी में एक हमारे जामिया के और हमारे साथी हैं जो लगातार सीए, एनपीआर, एनआरसी के विषय में लगातार आंदोलन में रहे, और जामिया में
में जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को बहुत एक्टिव रूप से हैंडल करते रहे, उन पे भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया। सफूरा जरगर पर भी देशद्रोह का आरोप लगाया गया। वो हमारे साथी हैं मीरान भाई, मीरान भाई को भी नौजवान साथी हैं, बड़े जुझारू साथी हैं, उनको भी जो है देशद्रोह के आरोप में बंद किया गया है। एक और हमारे खालिद सैफी हैं, जो हमारे इधर रहते हैं, जो यमुना पार के इलाके में शायद कहीं रहते हैं, एक वो भी ऐसे साथी हैं, लगातार वो साथी भी संघर्ष करते रहे हैं। तो ऐसे सारे साथियों को टारगेट बना के, विशेषकर मुस्लिम समाज के साथियों को टारगेट बना के देशद्रोह के मुकदमे में लगातार एफआईआर की जा रही है, उन्हें जेल में ठूसा जा रहा है। कोई बात नहीं साथियों, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये कठिन समय है और ये अन्याय के खिलाफ आप जिस तरह से डटे रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। एक दिन हमें भी जेल जाएंगे, हम भी जेल जाएंगे, हमें भी ये लोग बख्शेंगे नहीं, उस बात की चिंता नहीं है साथियों। हम जाएं और कितने साथी जाएं, इस बात से घबराना नहीं है, लेकिन अपना संघर्ष जारी रहे। लगातार हमको एक दूसरे को जोड़ते रहना है, इकट्ठे रहना है। यही बात मुझे आपसे कहनी है साथियों। आपने इतनी देर सुना मुझे, हर चीज को मैंने कोशिश करी है, तो फिर एक बार शॉर्ट में कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा बहुजन समाज और हिंदू समाज के भी जो सेकुलर माइंड के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक कार्यकर्ता हों, जो सहृदय लोग हैं, और उनकी संख्या बहुत बड़ी है, वो भी आपके साथ में हैं। और हम भी सब आपके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हमेशा बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के आपके साथ में रहेंगे, आपके दुख दर्द में साथ खड़े रहेंगे। इस चीज को आप किसी भी हालत में जो है घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपना आत्मविश्वास मजबूत करें साथियों। और पीएम केयर फंड के विषय में लगातार सवाल उठाएं साथियों, लगातार। और दूसरी जो बात मैंने कही कि हमें मजदूर केयर फंड बनाना पड़ेगा। एक बात और साथियों मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन वो भी बहुत जरूरी बात मुझे याद आ गई कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आरोग्य सेतु ऐप की बात कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि आरोग्य सेतु ऐप किस कानून के तहत आप ला रहे हैं? क्या संसद ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप आरोग्य सेतु ऐप लाएं? क्या उससे कोरोना रुकेगा? क्या ये कोरोना को रोकने की दवाई है? क्या ये वैक्सीन है? क्या है एक तरीका जो आप लेके आ रहे हैं? और आपने कह दिया कि पहले सारे सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, और जो सर्वेंट है उन सबको, गवर्नमेंट सर्वेंट को, उसके बाद में आपने कह दिया कि हर किसी को वो करना पड़ेगा, ये डाउनलोड करना पड़ेगा। 135 करोड़ की आबादी को किस आधार पर आप कह रहे हैं? क्या इसके लिए कोई कानून है? संसद ने पास किया है? क्या ऑर्डिनेंस लाए हैं? कोई अध्यादेश लेके आए हैं आप? किस कानून के तहत आपने ये सब किया है? किस बात की गारंटी है? आपकी साइबर सेल की क्या स्थिति है? आपकी साइबर सेल में जिस तरह की चोरी हो रही है, लोगों का डाटा जिस तरह से चुराया जा रहा, बेचा जा रहा है, विदेशी कंपनियों को बेचा जा रहा है, इस तरह की जो सारी चीजें हो रही हैं, इसके लिए आपके पास कोई सुरक्षा वो है? आपकी जो साइबर सेल की जो अदालतें हैं, उनमें आपके पास जजेस नहीं हैं। सालों से जजेस जो हैं उनमें नहीं है, वो कोर्टें खाली पड़ी हैं। किस आधार पर आप कह रहे हैं ये आरोग्य सेतु ऐप की बात? और वो भी आपने प्राइवेट हाथों में दे रखा है, प्राइवेट लोग इसको हैंडल कर रहे हैं। किस प्राइवेट संस्था को किस कारण से दे सकते हैं? क्या आपका आदेश क्या ईश्वर का आदेश है? क्या किस तरह, क्या मानते हैं आप अपने आप को? क्या समझते हैं आपको? क्या आप ईश्वर हैं कि जो मन में आएगा आप जो कहेंगे और देश आपकी बात को आंख मीच के मानेगा बिना अपनी समझ का इस्तेमाल किए हुए? पहले आप ये बताइए किस कानून के तहत? ये सारे सवाल हैं, जनता के सवाल है, जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूं, जनता पूछ रही है आपसे। इन सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा कि संसद के किस कानून के तहत लाए आप इस ऐप को, संविधान की किस अनुच्छेद के तहत लाए आप इसको, किस अध्यादेश के तहत लाए हैं, कौन सा कानून है? आईपीसी, सीआरपीसी या कोई और किसी कानून में कहां है इसका प्रावधान? किस महामारी के किस कानून के तहत आप इसको लेकर आए हैं? किस अधिकार के तहत आप इस ऐप को डाउनलोड करने की बात करें? मेरा सभी लोगों से बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं, साइबर के जो विशेषज्ञ हैं, जो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है, बहुत साफ शब्दों में कहना है, और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी यह कहा कि ये जो ऐप है, ये लोगों की निगरानी करने वाला ऐप है। आपको आपकी सर्विलेंस की जा रही है इस ऐप के माध्यम से। आप कहां जा रहे हैं, कहां किससे बात कर रहे हैं, किन किन सबसे जो है आप जुड़े हुए हैं, उन सारी चीजों को सर्विलेंस पे आपके पे लगाया जा रहा है। आपका सारा डाटा इसके माध्यम से चोरी किया जाएगा और ये सब प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब तक सरकार
और सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन सारे सवालों का जवाब लिखित में नहीं देंगे, कानून के तहत नहीं बनाएंगे, तब तक किसी को भी इस ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एक बात यह भी कही जा रही है कि आप इस ऐप को डाउनलोड नहीं करेंगे तो बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, आपको मेट्रो में सवारी नहीं करने दी जाएगी, आपको बैंकों से पैसा नहीं होगा। ये सब डराने की स्थिति है। कोई बैंक आपसे आपके पैसा निकालने से मना नहीं कर सकता, कोई आपकी एफडी तोड़वाने से मना नहीं कर सकता। कोई भी बैंक की डीलिंग है, इस ऐप के लिए आपसे किसी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर आपको मना नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्था आपके बच्चों को एडमिशन देने के लिए या आपके बच्चों के दाखिले के लिए मना नहीं कर सकती है। अगर कोई स्थिति है बताइए हमें, सब लोग मिलकर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, देखते हैं कौन कैसे करता है। ये सारी स्थिति घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। इस तरह के जो लोग हैं उनसे तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम गुलाम नहीं हैं, हम इंसान हैं, जीते जागते इंसान हैं। हम कोई मुर्दा नहीं है, हम कोई काठ की पुतली नहीं है, मिट्टी के पुतले नहीं हैं। हम लोग इंसान हैं, हम दिमाग रखते हैं, दिल रखते हैं, दिल हमारे सीने में धड़कता, सांसें चलती हैं हमारी नसों में, हमारी जो नसों में खून दौड़ता है। हम वैसे ही नहीं हैं, हम कमजोर नहीं हैं, ये मानते हैं। ये डराने की कोशिश की जा रही है। हम कमजोर न थे, न हम हैं और न ही जीवन में कमजोर होंगे। हर तरह से मजबूती के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। साथियों, मेरा आपसे कहना है, ये एक पता नहीं कौन दलाल करके है, ये आ गए, ये गाली दे रहे हैं। ये कुछ कीड़े जो हैं ये रेंगने के लिए आ जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी गंदी नाली के कीड़े हैं जो आ जाते हैं रेंगने के लिए और इसमें गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इनकी, क्योंकि इनको पैसा ही इस बात के लिए मिलता है, बीजेपी आईटी सेल को, जो क्योंकि सारे पैसे पे चलती है, तो वो तो नौकर हैं, नौकर गुलाम है। ये इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? तो उसके लिए तो इनसे घबराने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जितनी गाली हो सकती है पूरी भड़ास निकाल लो, ताकि तुम्हारे मन को कम से कम कुछ सुकून मिले, कुछ शांति मिले, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तो मेरा ये कहना, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ये आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार जो एनपीआर और एनआरसी और जो सीएए है उस सबको करने की कोशिश कर रही है। जब सब लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, सबकी जानकारी, हर चीज की जानकारी सरकार के पास चली जाएगी, तो सीएए और एनपीआर और एनआरसी करने की कहां वो जरूरत रहेगी, घर बैठ के आराम से करेगी। तो ये दूसरी तरह से एनपीआर और एनआरसी करने का एक फार्मूला है, आरोग्य सेतु ऐप, इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है साथियों। तो मेरा आपसे यही कहना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, बहुत सारे साथी जुड़े, सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। खुश रहें, घर में रहें। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।